बंगाल की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। जिस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था, आखिर वही हुआ। बंगाल सरकार में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उनसे 26 घंटे तक पूछताछ हुई। पार्थ चटर्जी की करीबी रही अर्पिता मुखर्जी के घर पर जब ईडी ने कार्रवाई की तो 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनके पास से मिली है। हालांकि ईडी ने जब कार्रवाई की तो पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी, जो बंगाल सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री है, उनके आवास पर रेड की थी। परेश अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से नौकरी हासिल की थी जिस समय परेश अधिकारी राज्य में विधायक थे, और ये मामला 2018 का है। जिस मामले के बाद हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। इसी आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच की और जो गिरफ्तारियां अब हो रही है वो हाईकोर्ट के आदेश पर ही हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बंगाल में ईडी की कार्रवाई पहली बार हो रही है। इससे पहले भी चिट फंड मामले में बंगाल के कई मंत्री ईडी ने गिरफ्तार किए थे। हालांकि जो शिक्षा भर्ती घोटाला ये मामला है, इसमें परेश अधिकारी की बेटी को हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है और साथ ही जितना वेतन उन्होंने राज्य सरकार से पाया था उसे वापस लौटाने की बात कही है। लेकिन इसके अलावा बंगाल में राजनीति का एक नया दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। साथ ही लेफ्ट पार्टी भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करने की ममता सरकार से मांग की है। लेकिन क्या ममता सरकार पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करेगी या बंगाल की सियासत में बीजेपी और तृणमूल एक बार फिर आमने सामने होंगे? देश के बड़े राजनीतिक दलों में शुमार शिवसेना अब दो धड़ों में बंट चुकी है। एक गुट का नाम है शिंदे गुट तो दूसरे का नाम है उद्धव ठाकरे गुट। और इन दोनों ही गुटों की जो लड़ाई है वो सीएम की कुर्सी से खिसक कर अब अपनी पार्टी पर ही आ टिकी है। दरअसल दोनों ही गुट चाहते हैं कि उनके धड़ को एक तरह से मूल पार्टी घोषित करके उन्हें ही शिवसेना घोषित कर दिया जाए और अब ये लड़ाई इसी तक जा पहुंची है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को 8 अगस्त दोपहर 1 बजे तक का टाइम दिया है। उनका कहना है कि दोनों ही धड़ों को दस्तावेजी सबूत पेश करने होंगे और दावा करना होगा कि उनकी पार्टी में ज्यादा समर्थन है, तब जाके उनको ये सिंबल दिया जाएगा। दरअसल बात करें तो शिंदे गुट के पास उनका ये दावा है कि उनके 55 में से 40 विधायक उनके साथ हैं, तो वहीं कई एमएलसीज भी हैं और उसके साथ ही करीब 18 में से 12 विधायक उनके समर्थन में हैं। तो वहीं अब देखना होगा कि इन दोनों ही पार्टी में से, इन दोनों ही धड़ों में से किसको असली शिवसेना घोषित किया जाएगा और ये तीर कमान की लड़ाई कब तक जारी रहेगी। रेलवे विभाग इमरजेंसी जैसी स्थितियों से निपटने में सक्षम है और यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो उसको लेकर अंबाला के रेलवे यार्ड के अंदर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, रेलवे विभाग व स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग व रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त तौर पर भाग लिया। मॉक ड्रिल में ये दर्शाया गया कि 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई है और यात्रियों को किस प्रकार रेस्क्यू कर उन्हें मदद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने अनूठी योजना तैयार की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 75 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। ये महिलाएं ऐसी महिलाएं हैं जो या तो बीपीएल परिवार से हैं या जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों को ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा ट्रेनिंग में सिलाई, कढ़ाई व फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाए जाते हैं। उसके बाद इन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। जिन महिलाओं को लोन की ज़रूरत होती है उन्हें लोन दिलवाया जाता है। आपको ये बता दें कि इस लोन के ऊपर भी इन्हें काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, बल्कि इस ऋण के ब्याज के ऊपर भी सरकार काफ़ी छूट मुहैया इन लोगों को करवाती है। सरकार की इस योजना की बुरी प्रशंसा हर तरफ की जा रही है। युवा महिलाएं भी इससे जुड़ रही हैं और सरकार की इस अनूठी पहल की काफ़ी स्वागत भी कर रही हैं। जैसा कि किसानों द्वारा पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि महम ड्रेन किसी भी समय ओवरफ्लो होकर खेतों में टूट सकती है और ऐसा ही हुआ। आज महम ड्रेन मोखरा गांव के खेतों में ओवरफ्लो होकर टूट गई है, जिस वजह से सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं और
जो ड्रेन का पानी है उसका इतना तेज बहाव है कि मोखरा गांव की बस्तियों तक वो पानी जा पहुंचा है और किसानों को गांव के डूबने की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि हर बार ही यह ड्रेन आफत बनकर आती है और हर साल ही ये टूट जाती है, क्योंकि ड्रेन का लेवल सही नहीं है और समय पर ड्रेन की सफाई नहीं की जाती है। यमुनानगर में खनन माफिया की कारगुजारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। मैं इस समय खड़ा हूं मांडेवाला के उस जंगल में जिसको खनन माफिया द्वारा बहुत ही बेरहमी से खोद दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह मांडेवाला का किसी समय जंगल हुआ करता था और ये जो जंगल है इसको माइनिंग माफिया द्वारा इस कदर खोद दिया गया कि कम से कम जहां मैं खड़ा हूं वहां से 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर सड़क है जहां लोगों का अक्सर आवागमन रहता है। मैं बता दूं कि इस जंगल के एक तरफ जो है नदी बहती है जो कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट चलाती है, वहीं बीच में एक छोटा सा रास्ता है और उस रास्ते के साथ एक खैर का काफी बड़ा विशाल जंगल था और आज यह जंगल सिकुड़कर छोटा हो चुका है क्योंकि माइनिंग माफिया द्वारा इस जंगल को बहुत ही बेरहमी से खोदा गया है। और यही नहीं, जितनी मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूं ये इतनी ही जगह पे इसको नहीं खोदा गया बल्कि मांडेवाला गांव से लेकर ताजेवाला गांव तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ऐसा दायरा है जहां माइनिंग माफिया द्वारा इस क्षेत्र को खोदकर एक बहुत ही गहरी और बहुत ही लंबी एक नदी बना दी गई है और ये नदी बनी है हाइडल नदी के बिल्कुल पैरेलल पर। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जंगल का विभाग जो है, जंगल महकमा जो है वो भी इतनी खुदाई के बाद सोता रहा और माइनिंग विभाग तो पहले ही सो रहा है क्योंकि उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। अगर दिखाई देता तो ये जो नदी इस तरह से बना दी गई है अवैध माइनिंग के माध्यम से, जंगल को खोद दिया गया है, हरियाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ये आज ना होती। जिले में लोगों को अब बिजली के कटों से छुटकारा मिल जाएगा। इसको लेकर पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने बिजली विभाग के एससी व अन्य तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो किसान हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के, उनको बिजली के कटों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही जो खेतों का काम है वो भी बाधित हो रहा है। कृषि में बिजली की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है और रोजाना जो कट लगते हैं उनसे जो किसान हैं वो बेहाल हैं। इसको लेकर उनके पास रोजाना किसानों के फोन आते हैं। इसी को लेकर उन्होंने आज तमाम अधिकारियों को अपने कार्यालय पर बुलाया और साथ ही बिजली मंत्री से भी फोन पर बातचीत की और साफ तौर पर कहें तो बताया गया कि जो मैन पावर की कमी है वो भी जल्द पूरी की जाएगी और जो ट्रांसफार्मर वगैरह कहीं भी रखवाने हैं तो उनको भी जल्द ही लगाया जाएगा। बिजली विभाग के एससी नरेश कक्कड़ ने आश्वासन दिया है कि अब कुछ ही दिनों के अंतराल में लोगों को बिजली के कटों से पूर्णतः राहत मिल जाएगी। रतिया भूना मार्ग मुंशीवाड़ा गांव के पास दोनों नहरों के पुलों के पास सड़क का निर्माण न होने पर सड़क में गहरे खड्डे बन चुके हैं और बरसाती पानी भी इसमें जमा है। आए दिन लोग इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं आज अनेकों गांव के लोग लामबंद हुए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार उच्च अधिकारियों के दफ्तरों के वह चक्कर काट चुके हैं मगर अधिकारी यह सड़क का टुकड़ा नहीं बना रहे। वहीं ग्रामीणों ने आज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि वह 30 तारीख को रतिया में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों की शिकायत भी करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहना है कि वह मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि उनकी इस समस्या का समाधान किया जाए क्योंकि रतिया भूना मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन चलते हैं और जिसको लेकर यह खड्डा उनके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। 14 साल पहले पानीपत से किडनैप हुआ बच्चा अब 14 साल बाद पानीपत व्यस्त होकर पहुंचा। वहीं इस युवक के जेब में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा हुआ था कि बच्चे का किडनैप हो गया है और इसे अपने माँ बाप के पास भिजवा दो। वहीं जब यह बच्चा पानीपत जीआरपी पुलिस के हाथ लगा तो उन्होंने पानीपत के समाज सेवियों से संपर्क किया, जिसके बाद समाज सेवक लोग पहुंचे और बच्चे को
परिवार से मिलवाने में जुट गए। बता दें कि पानीपत से जब बच्चा किडनैप हुआ तो राजस्थान में पहुंच गया, जहां पर उसने बताया कि वह एक तबेले में काम करता था और उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। जिसके बाद उसके साथ ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उसकी मदद की और ट्रेन में बिठाकर उसकी जेब में एक चिट्ठी डाल दी, जिसमें लिखा हुआ था कि बच्चे का किडनैप हो गया है और इसे अपने परिवार की ज़रूरत है। फिलहाल पानीपत में 5 परिवार द्वारा इस बच्चे को अपना होने का दावा किया गया। फिलहाल इस बच्चे की अभी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि यह बच्चा किन का है। फतेहाबाद पुलिस नशा तस्करी के मामलों को रोकने के लिए लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। देर रात्रि पुलिस द्वारा एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी ने बताया कि देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे 111 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। पकड़ी गई इस हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए से अधिक है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस युवक के खिलाफ नशा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है। बता दें कि पिछले 6 माह में पुलिस द्वारा अब तक 3 किलो से अधिक हेरोइन पकड़ी गई है और 70 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 125 नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज है। पकड़ी गई इस 3 किलो से अधिक हेरोइन की जो कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र होटल कृष्ण महल आगजनी मामले में कुरुक्षेत्र पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि युवक सोनू ने पहले अपनी प्रेमिका का गला रेता, उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इस आग की चपेट में खुद युवक भी आ गया। हालांकि युवक फिलहाल चंडीगढ़ पीजीआई में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस घटना में युवती की मौके पर मौत हो गई थी। कुरुक्षेत्र पुलिस का कहना है कि युवक सोनू सेना में नौकरी करता है। इन दिनों वह जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात है। उसने अपनी प्रेमिका को होटल में बुलाया और पहले गला रेता, उसके बाद आग लगाई। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है। घटना 21 जुलाई की रात की बताई जा रही है। सभी आरोपी रेलवे के विद्युत विभाग में कर्मचारी हैं। महिला का आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया, जबकि 2 कर्मचारी बाहर पहरा दे रहे थे। रेलवे पुलिस को इस संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। महिला ने पुलिस के बयान दिया है कि कोर्ट में उसका तलाक का केस चल रहा है। इस बीच रेलवे के एक कर्मचारी ने उसे नौकरी का झांसा दिया, जिसके बाद वो रेलवे कर्मचारी से फोन पर बात करने लगी। महिला की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 21 जुलाई की रात को आरोपी ने उसे फोन करके बुलाया। आरोपी ने बताया कि उसके बेटे का जन्मदिन है और उसके घर में छोटी सी पार्टी है। पीड़ित महिला आरोपी के बुलाने के बाद उसके घर पहुंच गई, जहां से आरोपी उसे अपने साथ ले गया। महिला का आरोप है कि रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरोपी ने अपने 3 दोस्तों को बुला लिया और उसके 2 साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और अन्य 2 साथी कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। फिलहाल मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली और पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। रोहतक शहर की जनता कॉलोनी में कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि पिता बेटे के नाम होटल नहीं करवाना चाहता था। इसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया है। घटना देर रात की है, जब तारा होटल के मालिक चंद्रभान अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तभी उसका बेटा तरुण वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया। तभी तरुण ने कहा कि होटल मेरे नाम कर दो, लेकिन पिता ने होटल नाम न करने के चलते आपस में झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी और मौके पर ही पिता की मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंची उसकी मां को भी बेटे ने गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। जिसकी सूचना पाकर एफएसएल टीम और शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि कलयुगी बेटे को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोहाना के गांव बुसाना में एक शराब के ठेकेदार के घर के बाहर बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने की फायरिंग, घर के अंदर फेंके सुतली बम। आपको बता दें, गोहाना के गांव बुसाना में देर रात एक शराब के ठेकेदार के घर के बाहर बाइक पर आए 3 बदमाशों ने फायरिंग की और घर के अंदर सुतली बम फेंके। पूरी घटना जो है घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
शराब ठेकेदार की माने तो 2 महीने पहले उन्होंने जो है शराब के ठेके लिए थे। इसी बात को रंजिश रखते हुए दूसरा ठेकेदार जो है उस पर लगातार जो है हमले करते आ रहा है। 2 महीने पहले भी उस पर, उसके कारिंदे पर जो है हमला हुआ था। इस बात की कंप्लेंट भी उन्होंने पुलिस को दी थी। देर रात भी जो है 3 युवक जो है उसके घर के बाहर आए और उन्होंने घर के बाहर जो है पहले फायरिंग की। उसके बाद जो है उनमें से 2 युवकों ने उनके घर के अंदर जो है सुतली बम फेंके। पूरी घटना जो है घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर घटना की सूचना मिलता ही पुलिस ने मौके पे पहुंचकर शराब कारोबारी जो ठेकेदार है उसके बयान पर एक नामजद समेत 3 लोगों के खिलाफ फायरिंग करने का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। देश में देरी से आया मानसून अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक तरफ उत्तरी हिस्से में जोरदार बारिश हो रही है तो वहीं पूर्वी हिस्से में भी वर्षा रोज हो रही है, जिसके वजह से जयपुर में कारें तैरती हुई नजर आई। बता दें कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 10 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई है। जयपुर में कारें तैरती नजर आई। देश के कई शहरों में जल भराव की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश, पटना, यूपी में बारिश ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार में पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश से किसानों के चेहरे की खुशी वापस लौट आई है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत भी हो गई। बता दें कि ये मानसून की बारिश जहां किसानों के चेहरे पर खुशियों के रंग बिखेर रही है, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों का चिराग बुझ गया है। हालांकि बारिश के बाद इतना तो तय हो गया है कि आने वाले दिनों में रबी फसल और खरीफ फसल का पैदावार जो है वो रिकॉर्ड स्तर पे होने वाला है।